हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसके लिए बेटा आपको जो कंटेंट है ऑलरेडी पूरा चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी बेटा आज से मैं आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें बेटा हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हमने बेटा 1 मार्च 2026 प्लस 8 फरवरी 2026 का जो पेपर था वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। उसका एनालिसिस ऑलरेडी हमने कर लिया है। आज जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो 7 फरवरी 2026 का पेपर है। जो बच्चे सीटेड साइंस पेपर 2 का नोट्स लेना चाहते हैं, बेटा पेड नोट्स हैं, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953899262। बेटा कॉस्ट ओनली 250 रुपीज़ है, जिसके अंदर आपको बेटा कंटेंट प्लस पेडोलॉजी दोनों प्रोवाइड की जाएगी। प्लस जब तक आपका बेटा एग्जाम नहीं हो जाता आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। आप मुझे कभी भी मैसेज करके कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी डिले हम हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने बेटा हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके सीटेड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चन हैं बेटा इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड आते हैं। और मैं आपको हर एक वीडियो में सिर्फ सोल्यूशन नहीं बताती, बल्कि हम उस आंसर तक कैसे पहुँचे हैं ये भी समझाती हूँ। इसलिए हमारी हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद चाइना रोज इंडिकेटर। आपको बेटा यहाँ पे एक नाम दिखाई देगा, चाइना रोज इंडिकेटर। जैसे ही चाइना रोज इंडिकेटर दिखाई दिया तो आपके माइंड में बेटा फौरन क्लिक करना चाहिए कि चाइना रोज इंडिकेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बेटा चाइना रोज इंडिकेटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं देता, न्यूट्रल में नो चेंज, ठीक है। बेसिक बेसिक सॉल्यूशन में बेटा ग्रीन कलर देता है, ठीक है, ग्रीन कलर। और एसिडिक सॉल्यूशन में ये आपको क्या देता है बेटा, डार्क पिंक कलर या मैजेंटा पिंक, ठीक है। जैसे ही आपके माइंड में बेटा ये चीज क्लिक करेगी, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब यू एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ए। आपने बेटा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या करा, 2 ड्रॉप जो है सॉल्यूशन ए के डाले और उसका कोई चेंज नहीं आया, कलर में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन मेरा कैसा है, न्यूट्रल। कैसा है मेरा सॉल्यूशन, न्यूट्रल। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा बेटा, सॉल्यूशन बी डाला और आपको क्या मिला, ग्रीन कलर। तो आपके ग्रीन कलर देखते ही दिमाग में आना चाहिए सॉल्यूशन मेरा कैसा होगा, बेसिक, क्योंकि बेसिक में मुझे क्या मिलता है, ग्रीन कलर। इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब आपने बेटा 2 ड्रॉप्स डाले सोल्यूशन सी के और आपको कलर कौन सा मिला, डार्क पिंक, यानी कि मैजेंटा कलर। फॉरन माइंड में क्लिक करना चाहिए, डार्क पिंक कलर हमें कब मिलता है, एसिडिक के केस में। किसके केस में, एसिडिक के केस में। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन ए है मेरा न्यूट्रल है, बी मेरा बेसिक है, सी मेरा एसिडिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आजकल ना आपके एग्जामिनर इसी क्वेश्चन इस पे ही आपके क्वेश्चंस बना रहे हैं। देखिए मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव नॉन जीरो मैकेनिकल एनर्जी बट जीरो मोमेंटम। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम जीरो हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी मैकेनिकल एनर्जी नॉन जीरो होगी। अब आप समझ में नहीं आएगा, चलो समझाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम जी एच, यानी कि मास, ग्रेविटी एंड हाइट, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। बेटा मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, फॉर्मूला होता है एम वी।
अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, जीरो मोमेंटम, क्या बोला है, जीरो मोमेंटम। मुझे ये बताइए बेटा, ये जो मोमेंटम है p, ये जीरो कब हो सकता है, या तो मेरा मास जीरो हो जाए या वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब किसी ऑब्जेक्ट का बेटा मास तो जीरो हो नहीं सकता, ऑब्जेक्ट है तो मास तो होगा ही होगा। तो मेरी बेटा क्या चीज जीरो हो सकती है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, v अगर मेरा जीरो होगा तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अब बेटा मेरी वेलोसिटी अगर जीरो है तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी वेलोसिटी मेरी जीरो होगी। जब मेरी बेटा यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी तो इसका मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पूरी की पूरी जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो मैकेनिकल एनर्जी मेरी कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी कि mgh। करेक्ट। तो इन्होंने स्टेटमेंट बोला है एक ऑब्जेक्ट है, उसकी नॉन जीरो मैकेनिकल ऑन एनर्जी होगी अगर जीरो मोमेंटम होगा, मतलब मोमेंटम अगर मेरा जीरो भी है तब भी मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए हमारे यहाँ पे मोमेंटम क्या आया, जीरो आया, फिर भी इसके अंदर क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि हमारी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी भी है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बॉल है आपके हाथ में, तो उस बॉल में बेटा अभी क्या है, मोमेंटम क्या है उसका, जीरो, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो जीरो। ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं है तो जीरो। और जब वेलोसिटी नहीं है तो इसके अंदर बेटा काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो वो भी जीरो। तो इसके अंदर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। यानी कि एक बॉल जो आपके हाथ में है उसकी मैकेनिकल एनर्जी है लेकिन जीरो मोमेंटम भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन डू जीरो वर्क इवन इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बेटा एक कार है, ठीक है, दिस इज योर कार, ठीक है, दिस इज योर कार। अब आप क्या करते हैं, इस कार को बेटा पुश करते हैं, ठीक है। अब आपको इस कार को पुश करना है तो सीधी सी बात है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब आपने बेटा इस पे फोर्स लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन ये कार जो है बेटा फोर्स लगाने के बाद भी मूव नहीं करी, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद रखेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो फोर्स लगाया गया और ये गाड़ी कितना मूव करी वो मेरा वर्क डन होता है। तो फोर्स मेरा 10 न्यूटन का लगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, तो मेरा वर्क डन क्या हुआ, जीरो। ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद भी मेरा वर्क डन क्या आ रहा है, जीरो। तो इन्होंने यही स्टेटमेंट बोला है, एक ऑब्जेक्ट है वो जीरो वर्क कर सकता है जबकि उसके ऊपर बेटा नॉन जीरो फोर्स लग रहा है। तो नॉन जीरो फोर्स लगा था 10 न्यूटन का, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इस पे वर्क डन कितना हुआ, जीरो, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आइडेंटिकल मेटल कंटेनर्स हैं जिनको लिया गया। पहले कंटेनर को ब्लैक कलर का पेंट किया गया, जो कंटेनर बी है उसे वाइट कलर का पेंट किया गया। स्टेप वन में क्या करा, हमने दोनों कंटेनर्स को बेटा डायरेक्ट सनलाइट में रखा। फिर स्टेप टू में हमने क्या करा, कुछ घंटे बाद बोथ ही कंटेनर्स को हमने शेडी एरिया में रखा, यानी कि छांव में रखा। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा आपको एक बात याद रखनी है, ब्लैक कलर या फिर हम कह सकते हैं डार्क कलर्स, कोई भी लाइक ब्लू, ब्लैक, कोई भी डार्क कलर होगा, ये बेटा क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं, गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं एंड गुड इमीटर भी होते हैं, गुड इमीटर भी होते हैं किसके, हीट के। याद रखेंगे, डार्क कलर यानी कि ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर भी होते हैं, गुड इमीटर भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो डार्क कलर होते हैं ये हीट को एब्जॉर्ब भी सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है, और सबसे जल्दी करते हैं, और हीट को बेटा रिलीज भी सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे जल्दी करते हैं, ठीक है। जो वाइट कलर होता है वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। वाइट कलर क्या होता है बेटा, लाइट कलर क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्टर होते हैं, याद रखेंगे वर्ड रिफ्लेक्टर। यानी कि इनके ऊपर पड़ने वाली जो हीट होती है, बहुत सारी हीट को ये क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एब्जॉर्ब नहीं करते, हीट करते हैं, ये भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट ब्लैक के कंपैरिजन में
स्लो करते हैं, और ब्लैक के कंपैरिजन में ये स्लो ही क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को वापस हीट इमिट करते हैं। तो लाइट कलर क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, जबकि डार्क कलर क्या होते हैं, गुड एब्जॉर्बर और इमिटर होते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों कंटेनर में एक को ब्लैक पेंट किया गया, एक को व्हाइट पेंट। जब बेटा हम सनलाइट में रखेंगे तो सीधी सी बात है, जो मेरा ब्लैक कलर होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट, ठीक है। और जब मैं फिर दोनों कंटेनर्स को बेटा शेडी एरिया में लेके जाऊंगी, तो मेरा जो ब्लैक कलर का कंटेनर है वही क्या करेगा, सबसे ज़्यादा स्पीड से सबसे ज़्यादा क्या करेगा, आपकी हीट को इमिट करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। कंटेनर बी विल गेन हीट फास्टर। देखिए कंटेनर बी तो आपका हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करने का फास्टर, ये तो सबको पता है, तो ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं, देखिए ये भी गलत है, कंटेनर बी विल गेन, गेन तो करेगा ही नहीं बेटा। अब एक देखते हैं, कंटेनर ए विल गेन एज वेल एज लूज हीट फास्टर देन कंटेनर बी। सो ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू कट विद अ ब्लंट नाइफ एज कंपेयर टू शार्प वन। ये कहते हैं एक ब्लंट नाइफ से काटना किसी भी चीज को मुश्किल होता है, एक शार्प वन से ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि बेटा उसका जो कांटेक्ट एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होने से क्या होता है, आपने पढ़ा है बेटा क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। अब प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है आपको उस चीज में दिक्कत आएगी। अब हम नाइफ की बात करते हैं, तो शार्प नाइफ का एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लंट नाइफ का एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है मेरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए हमारे को डिफिकल्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following can be used to increase the strength of electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, दिस इज द टेम्परेरी मैग्नेट। क्या होता है, इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, जो किससे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से। किसकी वजह से बनती है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से, यानी कि करंट के फ्लो की वजह से क्या होता है, ये मैग्नेट बनती है। जब तक इस मैग्नेट के अंदर करंट का फ्लो रहता है, जब तक ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह क्या करती है, काम करते हैं, यानी कि मैग्नेट की तरह ये काम करती है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की बेटा स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। अब मान लीजिए एक बात बताइए, ये एक हमने एक कोई भी आपका आयरन की कोई भी चीज़ ली, इस पे हमने वायरिंग करी इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा आपको पता है बेटा, जब इसमें से करंट का फ्लो होगा, जब इसमें से करंट का फ्लो होगा तो इसकी वजह से इसके पास क्या होगा, एक मैग्नेट जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो आपका ये जो अंदर का बेटा ये जो कॉइल है, ये नहीं, या अंदर का जो ये हमारा आयरन रॉड है या कुछ भी है, ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो इन्होंने कहा है हमारे को इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, कि नंबर ऑफ टर्न्स को कॉइल के जो है वो कम करूँ। देखिए कम करेंगे तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें करंट कम फ्लो होगा, और करंट कम फ्लो होगा तो इसकी स्ट्रेंथ घटेगी बढ़ेगी नहीं, हमें नंबर ऑफ कॉइल्स को ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यूज़ अ प्लास्टिक कोर। देखिए अगर आप यहाँ पे प्लास्टिक कोर का यूज़ करेंगे तो उसमें तो बेटा आपको पता है, जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो करंट फुल फ्लो होने ही नहीं देगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम कोर भी नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये हमारा आपका इसमें नहीं आता, पुअर कंडक्टर में नहीं, मतलब कंडक्ट करता है ही, इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करता है बट इतना नहीं करता, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम क्या करेंगे, करंट के फ्लो को बढ़ा देंगे। जितना ज़रा ज़्यादा हम करंट के फ्लो को बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या हो जाएगी बेटा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। Next question. Which of the following is a set of organs that do not contribute to digestive system? इनमें से बेटा कौन सा है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो देखिए ईसोफेगस तो आपको पता है उसका कोई डाइजेशन में कोई प्रोसेस नहीं है। ईसोफेगस का काम क्या है, आपकी बॉडी से जो फूड पाइप जो होता है बेटा माउथ से आपके स्टमक तक ले जाना, तो ये बात तो सही है।
लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपके जो फूड होता है उसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं और जो वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है, किसी डाइजेशन में वो हेल्प नहीं करता। रेक्टम क्या होता है बेटा, रेक्टम वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे जो सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है और टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से वो रिलीज होता है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है आपको पता है बेटा, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। बक्कल कैविटी, देखिए बक्कल कैविटी में बेटा आपका मैकेनिकल डाइजेशन प्लस आपका केमिकल डाइजेशन दोनों होता है। बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा मुंह के हिस्से का जो एरिया होता है मुंह, उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। तो बक्कल कैविटी में आप टीथ आते हैं, टंग आती है, सारी चीजें आती हैं आपकी, तो ये बेटा यहाँ पे भी डाइजेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। ये कहते हैं जो अर्थवॉर्म होता है अपनी स्किन से ब्रीथ करता है और उसके कोई लंग्स नहीं होते। टैडपोल ब्रीथ थ्रू ग्रिल्स, गिल्स से करते हैं एंड डज नॉट हैव लंग्स। ओके। स्नेक ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। देखिए बेटा जो इसमें स्टेटमेंट ए है वो बात बिल्कुल सही है कि जो अर्थवर्म होता है उसकी जो स्किन होती है बेटा वो बहुत मॉइस्ट होती है, स्लिमी स्लिमी सी होती है, जिस उसी की मदद से वो क्या करते हैं आपका ब्रीथ करते हैं, उनके पास लंग्स नहीं होते। स्टेटमेंट सही है। टैडपोल्स, देखिए टैडपोल क्या है, फ्रॉग का ही जो आपका छोटा वर्जन होता है, यानी कि जो आपकी इनिशियल स्टेज होती है वो टैडपोल होती है। उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास बस गिल्स होते हैं, इसलिए वो पानी में रहते हैं और उसी से वो ब्रीथ करते हैं। हाँ, जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फ्रॉग में बेटा आपके लंग्स भी आ जाते हैं। तो फ्रॉग में लंग्स होते हैं, टैडपोल में नहीं होते। स्टेटमेंट ट्रू। और जो बेटा स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और उनके पास बेटा लंग्स होते हैं। याद रखेंगे स्नेक के पास लंग्स होते हैं, वो स्किन से नहीं लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या क्या है। द पार्ट विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, जल्दी से बताइए, ये सभी को पता है बेटा, बेटा मैंने कई बार कराया है। वो पार्ट जो हमारा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। मैंने आपको बताया बेटा पॉलन ग्रेन कहाँ पे होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे होते हैं। मेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। द पार्ट जहाँ पे बेटा गैमेट्स इज फॉर्म, गैमेट कहाँ पे बनता है, फीमेल गैमेट कहाँ पे बनता है, तो बेटा आपका जो फीमेल गैमेट बनता है वो कहाँ बनता है, ओवरी में। ठीक है, याद है आपको इस तरीके से बताया था बेटा, ओवरी होती है और इसके अंदर फिर बीच में ओव्यूल्स होते हैं, तो हमारा फीमेल गैमेट कहाँ बनता है, ओवरी में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं बेटा, जर्मिनेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, हमेशा याद रखेंगे बेटा कि इंसेक्ट को जो अट्रैक्ट करता है वो हमेशा क्या होती हैं, पेटल्स। क्या होती हैं, पेटल्स होती हैं। ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एंथर, ओवरी, स्टिग्मा एंड पेटल्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं स्टेटमेंट ए एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि सीवेज ट्रीटमेंट जरूरी है डिजीज को और डेथ को बचाने के लिए। तो ये तो परफेक्ट है, ये इसमें तो कोई बेटा वो है ही नहीं। सीवेज इज ए सॉलिड वेस्ट, बेटा सीवेज मेरा सॉलिड वेस्ट नहीं होता, सीवेज मेरा लिक्विड वेस्ट होता है जो कि वाटर और सॉइल पोल्यूशन दोनों करता है। तो स्टेटमेंट ए मेरा सही है और स्टेटमेंट बी क्या है, मेरा फॉल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पारिकल्स एंड स्टोमेटा आर द पोर्स
through which insects and leaves exchange gases respectively। ये बात सही है बेटा कि जो स्पाइरकल्स हैं और जो स्टोमेटा है वो हिस्से हैं जहाँ से इंसेक्ट और लीव्स क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरिकल इन इंसेक्ट्स आर मोर देन इन नंबर्स एज कंपेयर टू स्टोमेटा इन लीफ। देखिए जो स्पाइरिकल्स होते हैं बेटा इंसेक्ट में उसका जो पेयर होता है वो 8 to 10 रहता है, 8 to 10 पेयर्स होते हैं, जबकि लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बेटा अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो सीधी सी बात है इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो जाता है आपका। ये कहते हैं बोथ स्टोमेटा एंड स्पारिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ एंड इंसेक्ट्स बॉडी रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको पता है बेटा जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो इंसेक्ट के लोअर पे नहीं होते बल्कि कहाँ पे होते हैं बेटा, साइड्स में, यहाँ पर इधर होते हैं ना। आपने देखा होगा इंसेक्ट की फोटो मैंने दिखाई थी, तो इधर होते हैं बेटा स्पाइरिकल्स, साइड में होते हैं ना कि लोअर सरफेस में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आया हुआ है ब्लड सर्कुलेशन से आया हुआ है। ये कहते हैं ए पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में आपका बेटा ब्लड को पुश कौन करता है। तो बेटा वो क्या करते हैं, राइट वेंट्रिकल्स। कौन करती हैं, राइट वेंट्रिकल्स क्या करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पुश करती हैं। डैश टेक डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, हार्ट से लंग तक। अब देखिए आपको यहां से याद होगा दिस इज योर लंग्स, ठीक है, एंड दिस इज योर हार्ट, ठीक है। अब इन्होंने बोला है इसके 4 पार्ट्स थे बेटा, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, करेक्ट। ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल्स। तो जो जो आपका बेटा राइट वेंट्रिकल्स होता है ये क्या करता है, पुश करता है ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में। उसके बाद क्या होता है, डैश टेक्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स तक ले जाने का काम बेटा कौन करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो गंदा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो हार्ट से कहाँ लेके जाती हैं, लंग। हार्ट से लंग तक कौन लेके जा रही है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है। उसके बाद डैश रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग से बेटा हार्ट तक लाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी वेन्स। कौन करती है, पल्मोनरी वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम द ब्लड फ्लोज टू, बेटा ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स से कहाँ जाता है वो बेटा, जो राइट ऑरिसल होता है रिसीव करता है ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द, सॉरी नॉट 1, पहला ए है राइट वेंट्रिकल्स, B1 is pulmonary artery, then pulmonary vein, then left ventricles, and E is right auricle. So option number 2 will be the right answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाइपोथेसिस बिकम थ्योरीज विच इन टर्न बिकम्स लॉ। ये कहते हैं जो हाइपोथेसिस होती हैं वो क्या है बेटा, वो ही आपकी थ्योरीज बनती हैं और जो बाद में लॉज बनती हैं। देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है बेटा, ये एजुकेटेड गैस होते हैं, ठीक है, जो हम गैस कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने हाइपोथेसिस दी है वो बाद में जाके लॉ बनेगा ही बनेगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। साइंटिफिक लॉज जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो चेंज होते हैं जब हमें नए एविडेंसेस मिलते हैं। अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो साइंटिफिक लॉज भी चेंज होते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शीना राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक। उन्होंने, शीना जो है उसने क्या करा है बेटा, एक स्टेटमेंट रखा है अपने नोटबुक में। इन्होंने, अच्छा, इन्फरेंस ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस, वेरी गुड। अब देखिए
यहाँ पे बेटा आपको समझना ज़रूरी है चीज़ों में डिफरेंस, तभी आप इसका आंसर सही तरीके से दे पाएँगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब हम कोई चीज़ें अपने सेंसेस का यूज़ करके रेगुलरली देखते हैं, ठीक है? जब हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं बस, तो उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस होता है बेटा एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, या हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, या हम जनरलाइजेशन करते हैं, या कंक्लूजन देते हैं अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फरेंस बोलते हैं। करेक्ट? तो अब देखिए, इन्होंने क्या बोला है, कैक्टस इज ए डिजर्ट प्लांट। कैक्टस क्या है? मेरा डेजर्ट प्लान है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या बोला गया है कि कैक्टस क्या है? डेजर्ट प्लान है। तो अब आप जब इसे देखेंगे ना, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन लगेगा बेटा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये क्या है? आपका इन्फ्रेंस है। अब आप कहेंगे मैम क्यों ये इन्फ्रेंस है? क्योंकि जब बेटा यहाँ पे शीना ने लिखा कि कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है, तो उसने क्या करा, अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पे बताया, उसको क्या करा, उसको जनरलाइज करा, उसे क्लासिफाई करा कि ये जो प्लांट है वो कैसा है? डेजर्ट का प्लांट है। ठीक है? तो इसलिए ये क्या है? इन्फ्रेंस है। उसने अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके एक इन्फ्रेंस दिया है, एक कॉन्क्लूजन दिया है। ये डेज़र्ट प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्मॉल साइज़ लीफ होती हैं, ये भी क्या है? आपका बेटा जनरलाइज़ेशन है, इन्फ्रेंस है। और जो स्मॉल साइज़ जो लीफ होती हैं वो पानी को रिड्यूस करने में, लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ये भी मेरा क्या है? इन्फ्रेंस है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ टेस्टेबल क्वेश्चन। इनमें से बेटा हम टेस्टेबल क्वेश्चंस को नहीं रिगार्ड कर सकते। तो क्यों? देखिए, हाउ डज द फ्लू इफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। एक फ्लू ह्यूमन इम्यून सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, ये चीज तो हम देख सकते हैं ना। ठीक है? ये चीज़ हम टेस्ट कर सकते हैं, और हमसे पूछा गया है कि टेस्ट नहीं कर सकते। व्हेन विल फॉसिल फ्यूल रन आउट। क्या हम बेटा ये टेस्ट कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल कब रन आउट होगा? हमें नहीं पता, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल कब रन आउट होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। व्हाट डज एन अर्थवॉर्म ईट, ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि अर्थवॉर्म क्या खाता है। कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक ऑन लंग्स, लंग्स पे सिगरेट का क्या इफेक्ट होगा, ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें से कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या है कि जब फॉसिल फ्यूल हमारे कब खत्म हो जाएंगे, कब रन आउट हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक टीचर है, उसने अरेंज करा एक फन ट्रिप टू कुतुब मीनार। अ टीचर अरेंज्ड अ फन ट्रिप टू कुतुब मीनार। बेटा एक टीचर ने एक फन ट्रिप आपका अरेंज किया, कुतुब मीनार लेके गए लर्नर्स को। लर्नर ने एक आयरन पिलर देखा कुतुब कॉम्प्लेक्स में। टीचर ने लर्नर से नोट डाउन करने का के लिए कहा, डिटेल्स अबाउट द पिलर दैट इज 1600 ईयर ओल्ड एंड रस्ट रेजिस्टेंस। एक पिलर जो कि 1600 साल पुराना है और जिस पे रस्ट लग गई है, उसकी डिटेल्स को नोट डाउन करने के लिए बोला। ठीक है? तो आगे उन्होंने क्या बोला है, और शी ऑल्सो आस्क्ड them to write those iron items in their house which are arranged which are being used regularly and are rusted। ठीक है? और क्या बोला टीचर ने कि आपके घर में ऐसे आयरन आइटम्स के बारे में सोचिए जो आप घर में यूज करते हैं और वो रस्ट हो जाते हैं, एंड थिंक ऑफ द कॉजेज ऑफ रस्टिंग, कि आप वो कारण बताइए, उन कॉजेज के बारे में बताइए कि जिसकी वजह से वो रस्टिंग होती है और उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जब टीचर ने ये बोला कि आप जो डिटेल्स हैं, जो आपकी उस पिलर पे डिस्प्ले हो रही हैं, उस जो उसे नोट डाउन करो। इसका मतलब क्या है, बच्चा क्या करेगा, अपनी आई से उन डिटेल्स को क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि ऑब्जर्व करेगा। जब टीचर ने बोला आपके घर में जो हाउस में जो आयरन के आइटम्स हैं, जो रेगुलरली यूज होते हैं आयरन के, तो आप उन्हें
उनको लिखो। तो बच्चा क्या करेगा, अपने माइंड में क्लासिफाई करेगा, ये आइटम क्या है, आयरन का है, ये आइटम का आयरन का नहीं है, ये मेरा रस्ट होता है, ये मेरा रस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है। और जब टीचर ने बोला कि रस्टिंग के कारण बताओ और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो बताओ, तो बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, अपनी हाइपोथेसिस देगा। वो बताएगा कि कैसे कैसे हम किस किस कारण की वजह से आपके क्या हो सकते हैं, रस्टिंग हो सकती है। अब देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है, एजुकेटेड गैस होते हैं, यानी कि वो चीज एक्चुअली में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो बच्चा जब रस्टिंग के कारण बता रहा है तो हो सकता है वो सही भी बताए और हो सकता है वो गलत भी बताए। तो इसलिए ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेटिस्फाई प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस वैलिडिटी को कौन सी चीज सेटिस्फाई नहीं करती साइंस करिकुलम में, एज रिकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के हिसाब से प्रोसेस वैलिडिटी को इनमें से कौन सी चीज सेटिस्फाई नहीं करती। स्टूडेंट डिस्कसिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ कनेक्टिंग a piece of rubber is hairpins and lead to two open ends of a circuit। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं बेटा, पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो रबर को, हेयर पिन को, लीड को बेटा किस दो जो सर्किट के जो दो एंड है उसमें कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट इन्वॉल्व इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैप्ड इन अ ड्राई कॉटन क्लॉथ। बच्चा क्या करता है, यदि हाइपोथेसिस डेवलप करता है सीड्स के जर्मिनेशन को लेकर, जब उसे एक ड्राई कॉटन क्लॉथ्स में रखा जाए। स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चा जब बेटा आपका सिर्फ एलिमेंट्स को लिख रहा है पीरियोडिक टेबल में, तो वो यहाँ पे कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं कर रहा, वो बस क्या कर रहा है, वो रोटे मेमोराइजेशन कर रहा है, रोटे कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा वो नहीं कर रहा जहाँ पे उसकी जो सेंसेस हैं वो वर्क करें। ठीक है, वो बस क्या कर रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिख रहा है। तो प्रोसेस वैलिडिटी में कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द साइंस टेक्स्ट बुक ऑफन इंक्लूड इंटरेस्टिंग एंटीडॉट्स फ्रॉम द पास्ट। जो साइंस टेक्स्ट बुक है वो बेटा इंटरेस्टिंग एंटीडॉट्स जो है, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो होती हैं पास्ट से, स्टोरीज रिलेटेड टू द साइंस फैक्ट्स इन्वेंशंस। ठीक है, वन सच स्टोरी क्या है कि किस तरीके से जो सिल्क है उसकी डिस्कवरी हुई थी चाइना में, और जो ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स थे उनका रोल सिल्क को बाकी पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने का थ्रू द सिल्क रूट की मदद से। व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग लर्निंग आर बीइंग फुलफिल्ड बाय इंक्लूडिंग द अबव इन द टेक्स्ट बुक। जब टेक्स्ट बुक में बेटा इस स्टोरी को इंक्लूड किया गया तो क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा साइंस का टीचिंग लर्निंग को लेके, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस के बारे में बताना, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना, एप्रिसिएशन करना कि किस तरीके से साइंस जो होती है सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड होती है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ साइंस कंटेंट बाय इंड्यूसिंग फन स्टोरी। फन स्टोरी, देखिए सबसे नेगेटिव वर्ड क्या है, फन स्टोरी। तो बेटा ये डी तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 तीनों ही चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। देखिए कभी कभी बिल्कुल आपको बिल्कुल सटीक आंसर मिल जाता है, कभी भी फन स्टोरीज को लेके नहीं होता बेटा, बर्डन रिड्यूस करने के लिए नहीं होती स्टोरीज साइंस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क वुड नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट। इनमें से कौन सी चीज है जो बेटा बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर, बच्चे के अंदर एक ऐसी सोच विकसित नहीं करेगी जो कि एक साइंटिफिक, जिसे कहते हैं ना, जिसमें बच्चा एनालाइज करे, क्लासिफाई करे, ठीक है, चीज़ों को देखे, समझे, परखे, तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा। emphasizing the historical aspect of development of scientific concept, जो हमारे बेटा साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को एम्फेसाइज करना, रीड आउट द टीनेज ऑफ नेचर ऑफ साइंस, देखिए ये नहीं करेगा। रीजन बिंग, देखिए सिर्फ आपके पॉपुलर स्टोरीज को पढ़ने से बच्चे के बेटा माइंड के अंदर साइंटिफिक आपका कुछ भी डेवलप नहीं होगा। हाँ, बच्चा जब क्वेश्चन करेगा तो उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर आएगा, जब उसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेंगे बेटा तब भी उसके अंदर क्या आएगा, साइंटिफिक टेम्पर आएगा।
जब वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिक कंसेप्ट डेवलप हुए हैं, तब भी उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। वो समझेंगे कि किस तरीके से हमारा साइंस डेवलप होता है। केवल नेचर ऑफ साइंस को पढ़ने से बेटा उसका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू द ग्रेड 7 लर्नर्स। हमें बेटा जो ग्रेड 7 के लर्नर्स हैं उनको मेटल और नॉन मेटल्स पढ़ाना है। इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, यानी कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच के हिसाब से। इनिशिएट डिस्कशन करना है एवरीडे एक्सपीरियंस से रिलेटेड यूजिंग मेटलिक नॉन मेटलिक सब्सटेंसेस। डिफाइन, देखिए डिफाइन तो नेगेटिव वन वर्ड है, इसे तो हटा ही दीजिए। Give a set of material to the students and ask them to deduce the properties of matter। बच्चों को बेटा हम मटेरियल देंगे और उनसे कहेंगे कि आप जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें डिड्यूस कीजिए। ठीक है, डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कि ये भी नहीं, ये लिस्ट भी नहीं करना। अब देखिए दोनों ही ऑप्शन सही है, अगर हम डिस्कशन करते हैं तब भी तो बच्चा क्या है अपने एक्टिवली अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो करेगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, अगर हम बच्चे को मटेरियल दे दें, सामान दे दें और उनसे कहें कि आप हमें बताइए इस सामान में से कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं, तो बच्चा क्या करेगा बेटा, उन चीज़ों को देखेगा, उनकी प्रॉपर्टीज को देखेगा, अलग अलग एक्टिविटी चेक करेगा, सोनरस प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, बाकी प्रॉपर्टीज को चेक करके वो बताएगा कि ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस इन द अपर प्राइमरी स्टेज। देखिए अपर प्राइमरी स्टेज होती है बेटा 6 to 8 क्लास को कहते हैं। तो अपर प्राइमरी स्टेज में बेटा एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है बेसिकली बेटा वो 11th-12th क्लास में जाके या उसके बाद किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही नहीं है। एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर ऑफ साइंस को समझने के लिए, ये बात सही है। जितने भी बेटा कंसेप्ट्स होते हैं वो इंडक्टिव अप्रोच से आते हैं एट अपर प्राइमरी लेवल, ये बात सही है। देखिए अपर प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, बच्चा आपका एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। पहले हम उसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, फिर वो आपका जनरलाइजेशन की तरफ जाता है, क्योंकि बच्चा इस उस स्टेज में होता है जहाँ बेटा वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जा रहा होता है। तो statement 2 and 3 are true and S1 is false. Option number 2. Next question है, before beginning to formally teach a chapter on the force in the class 6। बच्चे को बेटा फोर्स का चैप्टर पढ़ाने से पहले क्लास 6 में एक टीचर है जो डिस्कशन करता है, जिसमें वो चिल्ड्रन से पूछता है कि इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर आप एक बॉल जो है वो ग्राउंड पर उसे चलती रहे, रोल करते रहे बहुत डिस्टेंस तक। ठीक है, अगर आप बॉल को रोल करते रखना चाहते हैं ग्राउंड पे बहुत लंबी डिस्टेंस तक, तो वो ऐसा करने के लिए वो क्या करेंगे, हाउ कैन शी मोस्ट सुटेबली यूज द चिल्ड्रन रिस्पॉन्स। तो वो बेटा चिल्ड्रन के रिस्पॉन्स को किसके लिए जो ये क्वेश्चन पूछ रही है वो ऐसा क्यों पूछ रही है, बच्चे को इवेलुएट करने के लिए। बेटा इवेलुएशन जो होता है वो टीचिंग प्रोसेस के बाद होता है, याद रखेंगे। इवेलुएशन कब होता है, जब टीचिंग प्रोसेस डन होता है, चाहे वो एग्जाम लेवल लेसन लेवल पे हो या एग्जाम लेवल पे। मतलब आपने चैप्टर पढ़ा दिया, अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं, इवेलुएशन। लेकिन यहाँ पे टीचर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहाँ इवेलुएशन नहीं वर्ड आता। वो क्या करता है टीचर, बच्चे के दिमाग में पहले से क्या प्री कंसेप्शंस हैं उसे जज करेगा। ठीक है, उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी यूज करनी है इसके लिए करेगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स को एनेबल करना कि बेटा फोर्स को डिफाइन करने के लिए तो नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब बेटा प्यूबर्टी की एज आती है तो साइज जो होती है ओवरीज की फीमेल में क्या होती हैं, एनलार्ज होती हैं। क्या होती हैं, एनलार्ज। और बेटा फीमेल के अंदर कौन सा हमारा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन, एनलार्ज एस्ट्रोजन। ठीक है, मेल्स के अंदर क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के द्वारा। और ये जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन का वो कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट है जिसमें बेटा तीन आइडेंटिकल बल्ब्स हैं।
ठीक है। एक स्विच है जिसको डिफरेंट अरेंजमेंट्स में लगाया गया, तो ये पूछते हैं कि कौन सा जो किस अरेंजमेंट में बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेंगे। तो देखिए, बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेंगे जब सबसे ज्यादा उनके अंदर आपका क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा वोल्टेज पास होएगी, मतलब सबसे ज्यादा करंट पास होएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा करंट बेटा किस केस में होगा, पैरेलल में। देखिए, अगर आपका यहाँ पे बेटा यहाँ पे बल्ब है 1 2 3, तो जब बेटा इनको इंडिविजुअली ये सबको इनको बेटा अपना अपना वोल्टेज मिलेगा, तो अपना अपना करंट मिलेगा, तो ये पूरी पूरी वोल्टेज मिल रही है इनको। तो जब पूरी पूरी बेटा वोल्टेज मिलेगी, करंट क्या होगा बेटा, करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन वोल्टेज क्या मिलेगी, पूरी पूरी मिलेगी। जब वोल्टेज पूरी मिलेगी तो बल्ब भी क्या करेगा, पूरा ग्लो करेगा। सीरीज में क्या होगा, देखिए अगर मान लो आपने यहाँ सीरीज में लगा दिया बल्ब, तो इनको क्या होगा बेटा, करंट तो सेम मिलेगी, करंट सेम मिलेगी, वोल्टेज अलग अलग मिलेगी V1 V2 V3। तो कोई ग्लो ज्यादा करेगा, कोई ग्लो कम करेगा, कोई और कम करेगा। लेकिन पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में सबको पूरी पूरी वोल्टेज मिलती है, करंट एज पर द रिक्वायरमेंट आपका डिफरेंशिएट होता है। इसलिए सबसे ज्यादा ग्लो किसमें करेगा, जब ऑल बल्ब किसमें होंगे, पैरेलल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम द कोरोजन। ये कहते हैं एनोडाइजिंग मेथड है मेटल को कोरोजन से बचाने का, विच इज ट्रू। देखिए, एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस होता है, मान लीजिए एक मेटल है, ठीक है, इसके ऊपर बेटा एक और थिक लेयर लगा दी जाती है इसी मेटल की, मेटल ऑक्साइड की, जिससे कि इस पे कोरोजन ना हो। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद द जिंक लेयर, लेयर ऑफ जिंक। नहीं बेटा, आयरन या स्टील पे जब हम जिंक की आपकी लेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एनोडाइजिंग में बेटा इसी ऑक्साइड की लेयर को बना दिया जाता है थिक, ताकि उस पे कोरोजन ना हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज। देखिए बेटा, जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, वैसे तो सिल्वर हमारा जल्दी अनरिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन बेटा ये सबसे ज्यादा किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। हमारे जो एयर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, उस जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आपकी आ जाती है, और वो उसे डल बना देते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। बेटा आपको सॉल्ट्स बताने हैं, अमोनियम क्लोराइड जो है HCl और बेस में क्या है। अब एक चीज यहाँ पे समझिए बेटा, अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए या तो मेरे पास NH4 आयन हो या फिर NH3 हो, इन दोनों में से एक चीज चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, NH4 आयन नहीं है, अगर आयन होता तो शायद ये ऑप्शन सही होता। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, NH3। बी में मेरा क्या आएगा, NaOH। सी में क्या आएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड किससे बनता है, HCl प्लस NaOH। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बेटा शुगर को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो वो कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हम शुगर सिरप को बेटा हीट करते हैं और कैरमलाइज करते हैं, कैरमलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। याद रखेंगे, कैरमलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। तो स्टेप 1 इज अ फिजिकल एंड स्टेप 2 इज केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयंस ऑफ एन एलिमेंट हैज टू पॉजिटिव चार्ज। एक एलिमेंट है, आयन है, ठीक है, एलिमेंट का, उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि मैं एक्स मान लेती हूँ, 2+ मान लेती हूँ। द मास ऑफ ए एटम इज 27। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। 27 इज इक्वल टू, प्रोटॉन नहीं पता, न्यूट्रॉन क्या है 14। तो बेटा प्रोटॉन मेरा कितना हो जाएगा, 24 माइनस, सॉरी 27 माइनस 14, दैट इज 13। मेरा प्रोटॉन कितना आया, 13। अब आपको पता है एक न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 13। लेकिन एटम मेरा न्यूट्रल नहीं है, इस पे क्या है, दो पॉजिटिव आयंस है। जब दो पॉजिटिव आयंस है तो इसका मतलब वो एटम का बेटा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उस आयन के अंदर, 13 - 2 यानी कि 11। यानी कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, 11, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व है। फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमेशा अनचेंज्ड रहती है। फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती किसी भी चीज की, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहती है। अब आप देख लीजिए y और w जहाँ अनचेंज्ड है वही आंसर होगा। y इज अनचेंज्ड एंड w इज अनचेंज्ड, ठीक है, और तो कहीं नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। देखिए, एयर टू मीडियम ए, जब हम मीडियम ए में जाएंगे तो जो एक्स, जो लाइट होगी, स्पीड जो होगी, एक्स क्या होगी बेटा मेरी, वो डिक्रीज होगी, ठीक है। देखिए एयर से मीडियम में जाएंगे तो वो डेंसर होगा, डेंस होने की वजह से क्या होगी, डेंसी वो आपकी जो स्पीड होगी वो घट जाएगी, ठीक है। और आपकी जो आपकी उसके बाद यहाँ पे वेवलेंथ की बात करते हैं, तो वेवलेंथ जो होती है बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग चलती है। अगर आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो आपकी जो बेटा वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ग्रोथ एंड ब्रांचिंग जो होती है रूट्स की, ए हॉरिजॉन और बी हॉरिजॉन, यानी कि जो ऊपर की जो सॉइल्स होती हैं बेटा, उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि जो ह्यूमस होता है वो सबसे ज्यादा हमारा ऊपर की लेयर में होता है, वहीं से हमारे को क्या मिलती है, आपको सारे जो वाटर मिनरल्स होते हैं सब वहीं से मिलते हैं। सी हॉरिजॉन में बेटा हमारे पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, वहाँ पे ह्यूमस नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ओनली सिचुएशन ए इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 4। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।